नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में भारी बारिश का रेड अलर्ट। 19 जून को सभी स्कूल बंद, प्रशासन ने जारी किए आपातकालीन दिशा निर्देश। झारखंड में मौसम विभाग ने 18 और 19 जून के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश, तेज हवाओं और संभावित आपदा की आशंका को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 19 जून को बंद रखने का आदेश जारी किया है। ये निर्णय उपायुक्त के माध्यम से सभी शैक्षणिक संस्थानों तक भेजा गया है। रेड अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों को आपातकालीन तैयारी के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को सतर्क रहने, तत्काल समन्वय और आपदा प्रबंधन की तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्कूलों की निगरानी बढ़ाने, परिसरों की स्थिति पर नजर रखने और बारिश के कारण जल जमाव, पेड़ गिरने या भवनों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक होने पर ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने पर भी विचार करने को कहा गया है। उप पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक और जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ को निर्देश दिया गया है कि सड़कों की स्थिति पर विशेष नजर रखें। टूटे पुल, जलमग्न मार्ग या क्षतिग्रस्त सड़कों पर ट्रैफिक नियंत्रित किया जाए। जरूरी स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन और वैकल्पिक मार्ग की सूचना नागरिकों तक तत्काल पहुंचाई जाए। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में संसाधन तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने सभी नागरिकों से सहयोग और सतर्कता की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। मौसम विभाग से प्राप्त हर अपडेट के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक 20 जून को होंगे कई अहम फैसले। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुक्रवार 20 जून 2025 को होगी। मंत्रिपरिषद की ये बैठक धुर्वा स्थित झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। कैबिनेट की बैठक अपराह्न 4 बजे से होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने बुधवार 18 जून को ये जानकारी दी। बताया गया है कि कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 4 जून 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। इसमें झारखंड नगरपालिका संवेदक निबंधन नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति शामिल है। इसी बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन झारखंड सरकार की अनुषंगी कंपनी झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के पदेन अध्यक्ष के रूप में सचिव खान एवं भूतत्व विभाग एवं पदेन प्रबंध निदेशक के रूप में निदेशक खान झारखंड को नामित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पर ग्रहण, नई नियमावली बनने के बाद होगी परीक्षा, लाखों आवेदन रद्द, छात्रों ने उठाए सवाल। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट पर फिलहाल ग्रहण लग गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने नई नियमावली बनने तक जेटेट 2024 से जुड़े विज्ञापन को रद्द कर दिया है। इस परीक्षा के लिए करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। पिछले साल जुलाई अगस्त में आवेदन लिया गया था। हालांकि जैक ने स्पष्ट कर दिया है कि जिनका आवेदन रद्द हुआ है उनको दोबारा परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। इधर जैक के इस फैसले पर छात्र संगठनों ने राज्य की ब्यूरोक्रेसी के कामकाज के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि राज्य में सबसे ज्यादा जेटेट वाले छात्र हैं। अब तक सिर्फ 2 बार जेटेट की परीक्षा हुई है। लंबे संघर्ष के बाद तीसरी बार पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरा गया। उम्मीद थी कि जेटेट की परीक्षा के बाद शिक्षक पद से जुड़ी परीक्षाएं पास करने पर नौकरी मिलेगी, लेकिन यहां तो पात्रता परीक्षा का विज्ञापन ही रद्द हो जा रहा है। अब छात्रों का यहां के सिस्टम से भरोसा उठ रहा है। यहां के अधिकारी कैसे हैं जो ढंग से एक नियमावली नहीं बना पा रहे हैं? ऐसे लापरवाह अधिकारियों की वजह से छात्रों का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। समय की भरपाई कौन करेगा? झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव जयंत कुमार मिश्रा के मुताबिक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में संशोधन के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को आवेदन मिले थे, जिस पर विचार करते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने समिति का गठन किया था। इस पर समिति ने जरूरी बदलावों के साथ नई नियमावली के गठन का प्रस्ताव दिया था। लिहाजा नई नियमावली बनने तक परीक्षा के लिए पूर्व में जारी विज्ञापन को रद्द करना जरूरी है। जैक ने स्पष्ट किया है कि नई नियमावली बनने के बाद राज्य सरकार के निर्देश के आधार पर जेटेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नितिन गडकरी की घोषणा, 15 अगस्त से निजी गाड़ियों को टोल पर राहत, 3,000 रुपए में मिलेगा फास्ट टैग सालाना पास। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा करते हुए बताया है कि 15 अगस्त 2025 से 3,000 रुपए की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा रहा है। ये पास सक्रिय होने की तिथि से 1 वर्ष तक या 200 यात्राओं तक जो भी पहले पूरी हो वैध रहेगा। ये विशेष सुविधा केवल गैर व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन आदि के लिए उपलब्ध होगी।
इसके जरिए वाहन चालक देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिक सहज और निर्बाध यात्रा कर सकेंगे। वार्षिक पास के सक्रियण और नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और परिवहन मंत्रालय एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट्स पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। ये नीति विशेष रूप से उन वाहन चालकों के लिए राहत लेकर आई है जो 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजाओं से बार बार गुजरते हैं। अब उन्हें हर यात्रा पर अलग अलग टोल भुगतान नहीं करना होगा, जिससे लेन देन अधिक सुलभ और समय की बचत वाला होगा। गडकरी ने बताया कि वार्षिक पास नीति टोल प्लाजाओं पर प्रतीक्षा समय घटाने, भीड़ कम करने और विवादों को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे लाखों निजी वाहन चालकों को तेज, सुगम और तनाव मुक्त यात्रा अनुभव मिलेगा। कटकमसांडी थाना क्षेत्र में स्कूल वाहन दुर्घटना के बाद फिर उठा सुरक्षा का सवाल। हजारीबाग से चतरा और चतरा से हजारीबाग आने जाने वाली मुख्य सड़क पर कोयला ट्रांसपोर्टिंग के भारी वाहनों की लगातार आवाजाही अब आम लोगों के लिए खतरा बनती जा रही है। खासकर कटकमसांडी थाना क्षेत्र से गुजरने वाले इस मार्ग पर अब ये स्थिति बन चुकी है कि 2 लाइन की सड़क एक तरफा में तब्दील हो चुकी है। कोयला लदे ट्रकों की लंबी लाइनें सड़क किनारे दिन रात खड़ी रहती हैं। ये वाहन कटकमसांडी रेलवे स्टेशन पर लोडिंग अनलोडिंग के समय सड़कों पर खड़े रहते हैं, जिससे एक लेन पूरी तरह अवरुद्ध हो जाती है। बता दें कि कुछ ही दिन पहले कटकमसांडी पेट्रोल पंप के पास एक स्कूल वैन कोयला लदे ट्रक की चपेट में आ गई थी। हादसे में बच्चों की जान भी गई, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और तब से इलाके में डर का माहौल बन चुका है। आपको बता दें कि इस मार्ग पर न तो कोई नो एंट्री जोन निर्धारित किया गया है और न ही ट्रैफिक पुलिस की सक्रिय तैनाती है। नतीजतन चतरा और हजारीबाग से आने जाने वाले छोटे बड़े वाहन इसी अव्यवस्थित सड़क से होकर गुजरने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कोयला ट्रांसपोर्टिंग को अलग मार्ग दिया जाए और स्कूल टाइम में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए, ताकि बच्चे सुरक्षित अपने स्कूल जा सकें और पढ़ाई करके अपने घर सुरक्षित पहुंच सकें। और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस की स्थायी तैनाती हो, नो एंट्री हो, रेलवे स्टेशन के बाहर वाहन खड़े करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नक्सलियों के मंसूबे को जवानों ने किया नाकाम, 14 आईईडी और 52 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र अंतर्गत चितपील गांव के आसपास जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा छिपाए गए विस्फोटकों का भंडार बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान के दौरान 14 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस और 52 किलोग्राम संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद कर उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के उग्रवादी टोकलो थाना क्षेत्र के चितपील गांव के जंगल और पहाड़ी इलाके में गोला बारूद छिपा कर रखे हुए हैं। इसका उद्देश्य सुरक्षा बलों के अभियान को बाधित करना और उन्हें निशाना बनाना था। इस सूचना के आधार पर सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर शिवम प्रकाश के नेतृत्व में चाईबासा सरायकेला जिला सीमा के पास जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान चितपील गांव के आसपास के जंगली क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पहले से लगाए गए 14 आईईडी बरामद किए गए। इसके अलावा एक नक्सली डंप से 52 पॉली बैग में भरा हुआ लगभग 52 किलोग्राम सफेद पाउडर, जो संभवतः अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक है, बरामद किया गया। पलामू एसीबी की बड़ी कार्रवाई, नावा बाजार सीईओ 30,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पलामू प्रमंडलीय एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने मंगलवार को नावा बाजार के अंचल अधिकारी शैलेश कुमार को 30,000 घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक शैलेश कुमार एक व्यक्ति से जमीन के मुटेशन के एवज में 30,000 की मांग कर रहे थे। पीड़ित वादी ने इसकी शिकायत एसीबी से की, जिसके बाद टीम ने योजना बनाकर जाल बिछाया और अधिकारी को रिश्वत लेते समय पकड़ लिया। एसीबी ने मौके से पैसे बरामद कर लिए हैं और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिससे आम लोगों में उम्मीद जगी है कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने की कोशिशें जारी हैं। झारखंड शराब घोटाला, रांची में उत्पाद विभाग के कार्यालय पहुंची एसीबी टीम, फाइलों की जांच। झारखंड में करोड़ों रुपए के शराब घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। बुधवार को एसीबी की टीम रांची स्थित उत्पाद विभाग के कार्यालय पहुंची और कई घंटों तक दस्तावेज खंगाले। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इस दौरान कोई फाइल जब्त की गई है या किसी अधिकारी को हिरासत में लिया गया है। मंगलवार को एसीबी ने पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में मेडिकल जांच
के लिए ले जाया गया, फिर कोर्ट में पेश किया गया। इस घोटाले में अब तक आईएएस अधिकारी विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल मिलाकर एसीबी ने 14 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें से 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी आरोपियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई जारी है। एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से रांची सहित पूरे उत्पाद महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में कई और अहम गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बता दें कि एसीबी के विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार ने दलील दी है कि विनय चौबे और गजेंद्र सिंह दोनों अधिकारी ऊंचे पदों पर थे और विभागीय गड़बड़ियों की जानकारी उन्हें थी। इस मामले में 27 सितंबर 2024 को प्रारंभिक जांच के तहत पीई कांड संख्या 324 दर्ज किया गया था। जांच में उनके खिलाफ कई साक्ष्य मिले हैं। पहले कहा गया था कि यह घोटाला 38 करोड़ का है, लेकिन अब माना जा रहा है कि ये इतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी राशि 100 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीतिक बैठक, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू। रांची नगर निगम चुनाव की तैयारियों के तहत आज कांग्रेस की एक अहम रणनीतिक बैठक कार्निवल बैंक्वेट सभागार में आयोजित की गई। रांची नगर निगम के कार्यकर्ताओं का समागम विषयक इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर कुमार राजा और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने संयुक्त रूप से की। बैठक का उद्देश्य संगठन की स्थिति का मूल्यांकन करना, संभावित उम्मीदवारों से संवाद स्थापित करना और प्रत्याशी चयन प्रक्रिया की रूपरेखा तय करना था। वार्ड पार्षद से लेकर डिप्टी मेयर पद तक के संभावित नामों पर चर्चा की गई। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को आमंत्रित कर उनकी राय ली गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश थे। मंच पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, हटिया विधायक राजेश कच्छप, जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव, विपणन बोर्ड अध्यक्ष रविंद्र सिंह, पूर्व महापौर रमा खलखो, वरिष्ठ नेता प्रदीप तुलसियान, शमशेर आलम सहित कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे। के राजू ने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि अपनी नीतियों और विकास के एजेंडे को जनता के सामने रखने का अवसर है। उम्मीदवारों का चयन पारदर्शिता और कार्यकर्ताओं की भागीदारी से होगा। केशव महतो कमलेश ने कहा कि पार्टी निगम चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी। प्रत्याशी जुझारू, सक्रिय और जनसंपर्क में मजबूत होंगे। हर वार्ड में संगठन सक्रिय रहेगा। पलामू में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति को लेकर आमने सामने हैं अभ्यर्थी। पलामू में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थी आमने सामने हैं। मेदिनी नगर में समाहरणालय के सामने दोनों ही पक्ष के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। इसको लेकर समाहरणालय के सामने अलग नजारा दिखता है। दरअसल पूरा मामला काफी पेचीदा है। चतुर्थ वर्गीय पदों पर तत्कालीन डीसी अमित कुमार के समय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 262 सफल उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग कराई गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर कई अभ्यर्थी हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2025 में पारित अपने आदेश में नियुक्ति प्रक्रिया को गलत करार दिया। साथ ही 6 महीने के भीतर विज्ञापन निकालकर फिर से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से 262 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नौकरी चली गई। ये ऐसे कर्मी थे जो 6, 7 और 8 वर्ष की सेवा दे चुके थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पलामू जिला प्रशासन ने 585 चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई है। इस विज्ञापन में मैट्रिक में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करने की बात कही गई है, अर्थात प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से बहाली नहीं की जानी है। आवेदकों के लिए मैट्रिक के अंक के अलावा साइकिल चलाना दूसरी अर्हता है। अब इस पद के इच्छुक अधिकतर उम्मीदवार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि मैट्रिक में 10 सीजीपीए लाने वाले अधिकतर युवक बड़े और संपन्न परिवारों से आते हैं, इसलिए मैट्रिक के अंकों के आधार पर नियुक्ति होने पर गरीबों का हक मारा जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा के समर्थक जिले में चौकीदार के पद पर हुई नियुक्ति प्रक्रिया को रेखांकित करते हैं। उनका कहना है कि चौकीदार के पद भी चतुर्थ वर्गीय पद हैं, उनके लिए 50 अंकों की परीक्षा ली गई थी। हजारीबाग में तेज बारिश में स्कॉर्पियो का बैलेंस बिगड़ा, बिजली के खंभे से टकराई। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड से एक सड़क दुर्घटना की खबर सामने आ रही है। यह हादसा बुढ़िया मैया मंदिर के आगे और कोदवे के पीछे तेज बारिश के दौरान हुआ, जब एक स्कॉर्पियो वाहन टंडवा की ओर जा रही थी। तेज बारिश के कारण सड़क पर फिसलन बढ़ गई थी, जिससे वाहन का बैलेंस बिगड़ गया और स्कॉर्पियो सीधे बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर के बाद गाड़ी सड़क किनारे पेड़ों के बीच फंस गई। हादसे में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन राहत की बात यह रही कि वाहन चालक सुरक्षित बच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। अमित शाह रांची आएंगे, 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक।
10 जुलाई को रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक सूचना राज्य सरकार को दे दी है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल होने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि पिछली बार 10 मई को रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और युद्ध की स्थिति को देखते हुए बैठक स्थगित कर दी गई थी। उस समय अमित शाह 9 मई को रांची आने वाले थे और 10 मई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लेने वाले थे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर राज्य सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। आज गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने आईजी, डीसी, एसपी व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। उसमें आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल को पूरे कार्यक्रम का नोडल अधिकारी बनाया गया है। अब उनके अधीन एक सेल का गठन किया जाएगा। उसमें प्रोटोकॉल, वाहन, खानपान सहित अन्य कार्यों के लिए अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। 1 सप्ताह बाद फिर तैयारी की समीक्षा की जाएगी। इधर अमित शाह के रांची आने की सूचना के बाद सरकार और भाजपा के भीतर भी उत्सुकता बढ़ गई है। मालूम हो कि अमित शाह का कोई भी दौरान कई विषयों को लेकर महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि वो सरकारी बैठक में भाग लेने रांची आ रहे हैं, लेकिन भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात सुनिश्चित बताई जा रही है। इस मुलाकात में वो प्रदेश भाजपा को आवश्यक निर्देश दे सकते हैं, जिसका असर उनके जाने के बाद झारखंड की राजनीति में दिखाई पड़ सकता है। सीएम हेमंत ने लॉन्च किया अर्ली करियर प्रोग्राम, एचसीएल के साथ हुआ एमओयू, कहा रोजगार की दिशा में नई पहल। रांची में मंगलवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार तथा एचसीएल टीएसएस के साथ टेक बी अर्ली करियर प्रोग्राम के लिए एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष रूप से शामिल हुए और छात्रों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर को भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक नया रास्ता खोलने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि एचसीएल टीएसएस न सिर्फ व्यवसाय कर रहा है, बल्कि मानव सेवा में भी हाथ बटाने का प्रयास कर रहा है। राज्य सरकार और एचसीएल के संयुक्त प्रयास से स्कूली छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सीएम ने बताया कि एचसीएल का समूह स्कूलों में जाकर छात्रों को कार्यक्रम की जानकारी देगा। छात्र इस अर्ली करियर प्रोग्राम में भाग लेकर पढ़ाई के साथ साथ नौकरी के लिए तैयार हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे छात्र स्कूल खत्म करते ही करियर की शुरुआत कर सकें, इसके लिए ये ठोस कदम है। इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि उनकी पिछली सरकार के समय इस दिशा में प्रयास जरूर हुआ था, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी। अब हम इसे समग्रता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस कार्यक्रम के लिए एचसीएल समूह को सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहयोग नहीं दिया गया है। ये एक साझेदारी आधारित पहल है, जिसमें छात्रों को प्रशिक्षण, करियर मार्गदर्शन और नौकरी की संभावनाएं प्रदान की जाएंगी। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने पहले से ही छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का उल्लेख किया, जिसके तहत छात्रों को 15 लाख तक शिक्षा ऋण की सुविधा उपलब्ध है। जमशेदपुर में बारिश के कारण बाइक अनियंत्रित होकर गिरी, चालक की मौत। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र अंतर्गत शिक्षा निकेतन स्कूल के पास बीती देर रात 12 बजे के आसपास सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान टेल्को के घोड़ाबांधा निवासी 22 वर्षीय अमन कुमार के रूप में की गई है। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना के हर बिंदुओं की जांच कर रही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मृतक अपनी यामाहा R15 से शिक्षा निकेतन स्कूल मार्ग से गुजर रहा था। इसी दौरान तेज बारिश भी हो रही थी, जिससे सड़क पर काफी फिसलन भी बनी हुई थी। इस कारण बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी, जिससे युवक के सिर पर गंभीर चोट लगी। घटना के बाद वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड के द्वारा इसकी सूचना टेल्को थाना की पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। स्क्रूटनी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, मैट्रिक और इंटर के अंकों से असंतुष्ट छात्र करें अप्लाई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अंतर्गत मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी अगर अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह स्क्रूटनी के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। आज 18 जून से स्क्रूटनी के लिए आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जून है। इच्छुक विद्यार्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए मैट्रिक के विद्यार्थी को प्रत्येक विषय के लिए 450 रुपये और इंटर के विद्यार्थी को प्रति विषय 750 रुपये जमा करने होंगे। स्क्रूटनी केवल सैद्धांतिक परीक्षा अर्थात उत्तर पुस्तिका के माध्यम से ली गई परीक्षा के लिए ही मान्य होगी। प्रायोगिक परीक्षा व आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के प्राप्तांक की स्क्रूटनी नहीं होगी। मालूम हो, स्क्रूटनी के तहत उत्तर पुस्तिका में अंदर के पृष्ठों पर दिए गए अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं होंगे तो उसे अंकित कर जोड़ा जाएगा। किसी प्रश्न का मूल्यांकन नहीं होने पर उसका मूल्यांकन व अंकों के योग में गलती होने पर उसमें सुधार किया जाएगा। मंत्री इरफान अंसारी ने दिया जगन्नाथपुर थाना प्रभारी को हटाने का निर्देश। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जगन्नाथपुर थाना प्रभारी को हटाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को फोन कर मंत्री ने कहा कि जगन्नाथपुर थाना प्रभारी के खिलाफ कई शिकायतें हैं, उसे हटाइए।
कल मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनने के बाद मंत्री ने उक्त निर्देश दिया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कल मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कुल 97 लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में पुष्पा कच्छप ने मंत्री को बताया कि बाइक छुड़ाने के लिए जगन्नाथपुर थाना प्रभारी ने उनसे 30,000 रुपये मांगे। वहीं एक अन्य मामले में केस दर्ज करने को कहा गया, लेकिन अब तक केस नहीं किया गया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त रोक अपनाते हुए थाना प्रभारी को हटाने का निर्देश दिया। मंत्री ने जनता दरबार में कहा कि इरफान अंसारी मेरा नाम है, जो कह देते हैं वो करते हैं। मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। जनता दरबार में एक आवेदक ने बैटरी चालित गाड़ी दिलाने की मांग की, जो कि इन्फेक्शन के कारण दोनों पैर काटने पड़े हैं और चलने फिरने में कठिनाई हो रही है। जनता दरबार में स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, रोजगार, आपदा प्रबंधन, राशन कार्ड स्थानांतरण और जमीन विवाद से जुड़े मामले प्रमुख रूप से आए। रांची में आफत की बारिश, जगह जगह गिरे पेड़। झारखंड में मानसून का जोरदार आगाज हुआ है। मंगलवार की रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने राजधानी रांची सहित कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रांची के कई स्थानों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हो गया है। साथ ही शहर के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं नामकुम में बिजली का तार सड़क पर गिरने की वजह से करंट लगने से 2 कुत्तों की मौत हो गई है। रांची के नामकुम इलाके में रियाद गली में नाली का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी बीच हुई भारी बारिश की वजह से 11,000 वोल्ट का तार जमीन पर आ गिरा। बिजली तार की चपेट में आने से मंगलवार की सुबह 2 कुत्तों की मौत हो गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद नामकुम थाना प्रभारी एक्टिव हुए और बिजली विभाग को फोन कर तुरंत बिजली की आपूर्ति बंद कराई गई। गनीमत यह रही कि बिजली तार की चपेट में कोई इंसान नहीं आया। मूसलाधार बारिश के बीच रांची के स्टेशन रोड और बहु बाजार में सड़क पर ही पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से यातायात काफी देर तक प्रभावित रहा। चुटिया के ट्रैफिक इंस्पेक्टर कमलेश पासवान ने नगर निगम को फोन कर पेड़ को कटवाकर सड़क से हटवाया। इसके बाद यातायात सुचारू हो पाया। भारी बरसात की वजह से रांची के बिरसा चौक के पास सड़क धंस गई और बड़ा गड्ढा हो गया। इस कारण यातायात काफी देर तक प्रभावित रहा। जानकारी मिलने पर एहतियातन ट्रैफिक जवानों ने गड्ढे को घेर दिया। पलामू के देवेश तिवारी को भारत सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी, राज्य स्तरीय दिशा समिति का किया सदस्य नियुक्त। भारत सरकार ने झारखंड में राज्य स्तरीय दिशा समिति में प्रतिष्ठित व्यक्ति श्रेणी के तहत सदस्य की नियुक्ति कर दी है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि राज्य स्तरीय दिशा समिति में प्रतिष्ठित व्यक्ति श्रेणी में देवेश तिवारी को सदस्य नियुक्त किया गया है। दिशा को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति कहा जाता है, जो सभी योजनाओं की निगरानी करती है। राज्य स्तरीय दिशा समिति केंद्र सरकार के 34 मंत्रालयों की 97 प्रमुख योजनाओं के समन्वय और प्रभावी निगरानी का काम करती है। इस समिति के अध्यक्ष संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि मुख्य सचिव इसके सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। समिति में सत्ताधारी एवं विपक्षी दलों के सांसद, विधायक, सचिव स्तर के अधिकारी और प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य होते हैं। राज्य स्तरीय दिशा समिति में प्रतिष्ठित व्यक्ति श्रेणी का पद क्लास 1 अधिकारी के समकक्ष होता है। गौरतलब है कि देवेश तिवारी पलामू जिले के लहलहे के निवासी हैं। भारत सरकार द्वारा यह जिम्मेदारी सौंपे जाने पर देवेश तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार जताया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के आसपास लगने वाली मांस मछली की दुकानें होगी बंद। एयरपोर्ट प्रबंधन ने नगर निगम को लिखा पत्र। राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विमानों को बर्ड हिट से बचाने के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन ने नगर निगम को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में खुले में चलने वाली मांस मछली की दुकानों को बंद कराने का आग्रह किया गया है। साथ ही आसपास के विभिन्न मोहल्लों में बड़े बड़े नाले, टोरंडा के दर्जी मोहल्ला में कटपुल में बहते गंदे पानी को पूरी तरह से ढकने को भी कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि मांस मछली के अवशेष व नाले में भोजन की तलाश में पक्षी मंडराते रहते हैं। इससे बर्ड हिट की आशंका हमेशा बनी रहती है। मालूम हो, हाल ही में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे इंडिगो के पटना रांची विमान से एक पक्षी टकरा गया था। हालांकि पायलट की सूझबूझ के कारण 165 यात्रियों की जान बच गई थी। इस संबंध में एयरपोर्ट निदेशक आर मौर्य ने कहा कि बर्ड हिट को लेकर प्रबंधन गंभीर है। एयरपोर्ट प्रबंधन अपने स्तर पर सभी तकनीक का उपयोग कर रहा है, लेकिन एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों के मंडराने से खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। एयरपोर्ट के आसपास प्रतिदिन खुले में मांस मछली की कई दुकानें लगाई जाती हैं। हिनू में ईपीएफओ के पास बाजार में, हिनू चौक, बिरसा चौक, एचईसी चेक पोस्ट के पास, स्टेशन रोड, पुराना विधानसभा के पास, सेक्टर 2 मार्केट, डोरंडा बाजार, डोरंडा पोस्ट ऑफिस के पास, हेथू, चंदा घासी, सिंह मोड़, लटमा रोड आदि जगहों पर खुले में मांस मछली की बिक्री की जाती है। रांची में बारिश बनी मुसीबत, निचले इलाकों में जल भराव।
झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। रांची में लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में जल भराव की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये बारिश परेशानी का सबब बन गई है। दीपाटोली स्थित एकलव्य टावर और पुंदाक क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्डर की लापरवाही से इमारतों का निर्माण बेहद खराब तरीके से किया गया है, जिसके कारण बारिश का पानी बाहर नहीं निकल पाता। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से पानी मुख्य नाले तक पहुंच ही नहीं पाता और परिसर में भर जाता है। इससे हर वर्ष मानसून के समय लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी इस जल भराव से परेशानी हो रही है। कई बार तो अभिभावक सुरक्षा को देखते हुए बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। सोसाइटी के निवासियों ने इस समस्या को लेकर बिल्डर के खिलाफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। रांची नगर निगम द्वारा नालों की सफाई को लेकर तत्परता दिखाई जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। निगम की ओर से कई बार सफाई अभियान चलाने की बात कही गई है, लेकिन जल निकासी की समस्या जस की तस बनी हुई है। मनरेगा घोटाला, मृतकों के नाम पर ले ली गई सरकारी राशि, करोड़ों का घोटाला उजागर, मुखिया समेत 11 पर एफआईआर। मनरेगा योजनाओं में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। सरकारी योजनाओं को निजी लूट का जरिया बनाकर अल्पिटो पंचायत की मुखिया सुमिता देवी सहित 11 लोगों पर भारी वित्तीय घोटाले का आरोप लगा है। विष्णुगढ़ प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने गंभीर अनियमितताओं, कागजी हेराफेरी और सरकारी राशि के दुरुपयोग के आधार पर सभी आरोपितों के खिलाफ आपराधिक साजिश और गबन के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। मनरेगा के तहत वर्ष 2022-23 में पशु बकरी शेड निर्माण योजना और बिरसा सिंचाई कूप योजना के नाम पर करीब 22 लाख रुपए की राशि का फर्जी तरीके से उठाव किया गया। बिना ग्राम सभा की स्वीकृति, बिना कार्य आदेश और बिना मापी पुस्तिका की योजनाएं चलाई गईं। कई मामलों में मृतक व्यक्तियों के नाम पर भी राशि निकाली गई। आईपीसी 467, 468, 471, 406, 409, 419, 420, 427, 120 बी धारा लगाकर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें सुमिता देवी मुखिया, धनेश्वर यादव मुखिया पति, शिव कुमार प्रसाद तत्कालीन पंचायत सचिव, बालेश्वर यादव, रमेश यादव, जागेश्वर यादव, भीकन रविदास, पवन कुमार यादव, बालेश्वर रविदास, सहदेव यादव, लटमा रोड आदि जगहों पर खुले में मांस मछली की बिक्री की जाती है। झारखंड में 94,000 से ज्यादा लोगों ने जाति, आय व आवासीय सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया। राज्य सरकार के झार सेवा पोर्टल पर 1 जनवरी 2025 से 11 जून 2025 के बीच 94,391 आवेदन अलग अलग प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए आए। इनमें सबसे ज्यादा मांग आय प्रमाण पत्र की रही, जिसके लिए अकेले 79,626 लोगों ने आवेदन किया। इनमें से 65,344 लोगों को प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, जबकि 6,503 आवेदन रिजेक्ट हुए और 7,779 आवेदन अभी भी लंबित है। कुल मिलाकर इस प्रमाण पत्र की निपटान दर 90.2% रही, जो सबसे बेहतर है। एससी जाति प्रमाण पत्र के लिए 3,080 आवेदन आए। इनमें से 1,804 लोगों को प्रमाण पत्र मिल गया, 699 आवेदन खारिज हुए और 577 केस अभी भी पेंडिंग हैं। इस श्रेणी में प्रमाण पत्र बनने की दर 81.3% रही। ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के लिए 5,632 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 3,448 केसों का निपटान हुआ, 836 रिजेक्ट हुए और 1,348 अभी भी अटके हैं। निपटान दर यहां 76.1% रही। ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के लिए 4,968 आवेदन आए। इनमें से 2,955 को प्रमाण पत्र मिला, 921 आवेदन रिजेक्ट हुए और 1,092 आवेदन अभी भी प्रक्रिया में हैं। ओबीसी कैटेगरी में निपटान दर 66.7% रही, जो थोड़ा धीमा है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए 1,085 आवेदन आए, जिनमें से 468 लोगों को प्रमाण पत्र मिला, 256 को रिजेक्ट कर दिया गया और 361 अभी भी लंबित हैं। यह कैटेगरी भी 66.7% की निपटान दर के साथ धीमी मानी जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन को रघुवर दास ने लिखा पत्र, झारखंड में पेसा कानून शीघ्र लागू करने की मांग की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक विस्तृत पत्र लिखकर झारखंड में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेसा कानून को शीघ्र अधिसूचित कर लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये कानून जनजातीय समाज की आत्मा, पहचान और स्वशासन की मूल भावना से जुड़ा हुआ है, जिसे अब तक लागू न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्र में रघुवर दास ने याद दिलाया कि वर्ष 1996 में संसद ने पेसा कानून पारित किया था, ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभा आधारित स्वशासन को वैधानिक मान्यता मिल सके। झारखंड भी उन 10 राज्यों में शामिल है जहां ये कानून लागू होना था, लेकिन अब तक ये अधिसूचित नहीं हुआ है। रघुवर दास ने बताया कि 2014 से 2019 तक उनके नेतृत्व में भाजपा सरकार ने इस दिशा में गंभीर प्रयास शुरू किए थे। 2018 में पेसा नियमावली का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और इस बाबत 14 विभागों से मंतव्य मांगे गए थे। प्रक्रिया प्रगति पर थी, लेकिन 2019 में सरकार परिवर्तन के बाद ये काम वर्तमान सरकार के अधीन आ गया।
उन्होंने बताया कि जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए पेसा नियमावली का प्रारूप प्रकाशित किया और आम नागरिकों से आपत्तियां, सुझाव और मंतव्य आमंत्रित किए। इसके बाद अक्टूबर 2023 में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें नियम संगत सुझावों और आपत्तियों को स्वीकार करते हुए संशोधन किया गया। ये संशोधित प्रारूप मार्च 2024 में विधि विभाग को भेजा गया, जहां से विधि विशेषज्ञों और महाधिवक्ता की सहमति प्राप्त हुई। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये प्रारूप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है। दास ने पत्र में उल्लेख किया कि झारखंड हाई कोर्ट ने भी इस नियमावली को अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद अधिसूचना जारी नहीं की गई, जिसके चलते जून 2024 में अवमानना याचिका दायर की गई, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार किस कारणवश अब तक अधिसूचना जारी करने से पीछे हट रही है। पूर्व पार्षद सलाहुद्दीन को हाई कोर्ट से मिली अग्रिम बेल। रांची के पूर्व पार्षद मोहम्मद सलाहुद्दीन उर्फ संजू खान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उसे 25-25 हजार के 2 निजी मुश्किलों पर अग्रिम बेल दे दी है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में मोहम्मद सलाहुद्दीन उर्फ संजू खान की अग्रिम बेल पर सुनवाई हुई। सलाहुद्दीन की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता जावेद ने बहस की। जिस मामले में सलाहुद्दीन को हाई कोर्ट ने अग्रिम बेल दी है, वह वर्ष 2018 का है। आरोपों के मुताबिक निगम चुनाव के बाद विजय जुलूस के दौरान सलाहुद्दीन ने गोली चलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद रांची के लोअर बाजार थाना में कांड संख्या 138 दर्ज की गई थी। आदिवासी रैयतों का आज भवन के समक्ष प्रदर्शन, उपजाऊ नहीं बंजर भूमि पर अस्पताल बनाने की मांग। आदिवासी रैयतों ने आज नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले राजभवन के समक्ष कांके प्रखंड स्थित नगड़ी मौजा में रिम्स 2 निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल खेती योग्य जमीन पर न बनाकर बंजर भूमि पर बनाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नगड़ी में रिम्स 2 बनाने के लिए आदिवासियों की लगभग 200 एकड़ उपजाऊ जमीन को जबरन अधिग्रहण किया गया है, जिससे उनकी आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि वे विकास विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास की आड़ में अपनी जीवन रेखा खेतीबाड़ी की बलि नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज अब चुप नहीं बैठेगा। उनकी जमीन पर सिर्फ उनका हक है, इसके लिए वे आखिरी सांस तक लड़ेंगे। धरने में शामिल भगलू उरांव ने बताया कि उनकी 12 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर ली गई है। वहीं रैयत किशन कुजूर ने कहा कि उनकी खेती योग्य जमीन यानी कुल 4 खेत को ले लिया गया है। रैयत महादेव उरांव ने बताया कि सरकार ने उनकी 3 एकड़ खानदानी जमीन का अधिग्रहण किया है, जिसका खाता नंबर 286 है। बताया कि वे इस जमीन पर धान की खेती करते हैं, इससे साल भर का अनाज हो जाता है। मंगू टोप्पो ने बताया कि 2012-13 में रिंग रोड में 10 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया था, जिसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। वहीं मंतू उरांव ने कहा कि पहले लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 8 एकड़ जमीन ले ली गई, वहीं अब रिम्स 2 बनाने के लिए 4 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। सरकार ने खाता नंबर 174, 111 समेत कुल 4 प्लॉट का अधिग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा कि खेती करने वाली जमीन छिन जाएगी तो हम क्या खाएंगे और अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे। 3 दिवसीय क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट शुरू, 6 जिलों के पुलिस अधिकारियों को सिखाई जा रही है तकनीक। पुलिस केंद्र के सभाडार में 69वीं प्रमंडलीय पुलिस ड्यूटी मीट शुरू हुई। 3 दिवसीय पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन संथाल परगना क्षेत्र दुमका के पुलिस उप महानिरीक्षक अंबर लकड़ा, पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी, उपायुक्त मनीष कुमार ने संयुक्त रूप से किया। पुलिस मीट में प्रमंडल के सभी 6 जिलों पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, जामताड़ा, गोड्डा और देवघर के पुलिस निरीक्षक, इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारियों ने प्रतिभागी के रूप में भाग लिया। कुल 12 टीमों में शामिल पुलिस पदाधिकारियों को ड्यूटी के दौरान आने वाली चुनौतियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के गुर सिखाए जा रहे हैं। पुलिस ड्यूटी मीट में रांची से आए प्रशिक्षकों ने तकनीकी प्रशिक्षण गतिविधियों, पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक बनाने के पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी, ताकि जांच को सही दिशा मिले और अपराध के उद्भेदन में सफलता के साथ साथ अपराधी को उसके अपराध की समय पर सजा मिले। 19 जून को प्रतियोगिताएं भी होंगी। प्रतियोगिता में शीर्ष चयनित टीम को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। 20 जून को समापन समारोह होगा, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया जाएगा। धनबाद में बिचौलिए की करतूत, सरकारी अस्पताल में रेफर मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा दिया भर्ती, कार्रवाई की मांग। झारखंड सरकार गरीब तबके के लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने का दावा करती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के उठाए गए कदम सराहनीय हैं, लेकिन बिचौलियों के कारण गरीब तबके के लोग निजी अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक मामला गिरिडीह जिले में रहने वाले राजेश हेम्ब्रम के साथ पेश आया है।
दरअसल राजेश हेम्ब्रम गिरिडीह जिले के गांडे थाना क्षेत्र के बेलाटांड के रहने वाले हैं। उनका वाहन से गिरने के कारण पैर टूट गया था। पीड़ित राजेश ने बताया कि वह इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल गए थे। बाद में डॉक्टर ने उन्हें धनबाद के SNMMCH रेफर कर दिया, जिसके बाद वह एक निजी एम्बुलेंस से धनबाद के SNMMCH के लिए निकले, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने उन्हें SNMMCH के बजाय निजी JP हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती करा दिया। इस दौरान उनसे करीब 54,000 रुपए बतौर इलाज के लिए जमा कराने को कहा गया, जिस पर पीड़ित राजेश के पिता ने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जिसके बाद उन्होंने निजी अस्पताल से छुट्टी कराने को कहा, लेकिन वह पैसे की मांग करते रहे। राजेश के परिजनों ने मीडिया की धमकी दी तो निजी अस्पताल ने 22,000 रुपए लेकर मरीज को डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने आगे बताया कि 22,000 रुपए ऑनलाइन पेमेंट किया है। निजी अस्पताल में आधा अधूरा इलाज किया गया है, जिसके बाद फिर धनबाद के SNMMCH अस्पताल पहुंचे। राजेश ने अपील करते हुए कहा कि सरकार को ऐसे अस्पतालों और बिचौलियों पर अंकुश लगाने की जरूरत है ताकि गरीब वर्ग लुटने से बच सके। BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए करें आवेदन। 150 अंकों की होगी परीक्षा। झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम बोर्ड की तरफ से BSc नर्सिंग एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 जून 2025 से 11 जून 2025 तक चलेगी। झारखंड में BSc नर्सिंग एडमिशन के लिए आवेदन शुरू होने वाली है। इसमें एडमिशन से लेकर एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया यहां देख सकते हैं। झारखंड की छात्राएं जो नर्सिंग क्षेत्र में करियर बनाना चाहती हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। BSc नर्सिंग एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 जून 2025 से शुरू होकर 11 जुलाई 2025 तक चलेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।